आप सब थंबनेल से तो ये समझ गए होंगे, हम आज एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पूरी एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड करके इस चैप्टर को समझने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ह्यूमन आई और द कलरफुल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, दुनिया, उसके बारे में पढ़ने वाली। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। तो आप साथ में अपने बुक में नोट भी करते जा सकते हैं, आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव स्टडीड, यहाँ पे शुरू लाइन, इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी पिछले चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था बाय लेंसेज। ठीक है, लेंस से पढ़ा था अपन ने, मिरर से भी पढ़ा था। यू हैव ऑल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेज, तो हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, यानी किस टाइप की रहेगी, रियल, इन्वर्टेड, उनकी पोजीशंस क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, पोजीशंस क्या होगी उसकी, कहाँ पे यानी इमेज फॉर्म हो रही है, या फिर रिलेटिव साइज कैसी होगी, डिमिनिश होगी, मैग्नीफाइड होगी, वो सब की बात हो रही है यहाँ पे। उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन दिस इमेजेस हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई, तो ये सब हमारे ह्यूमन आई में कैसे हेल्पफुल होगी ये हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन आई यूसेस लाइट, को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ह्यूमन आई यूसेस लाइट एंड अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, ह्यूमन आई क्या करती है, अपने अंदर लाइट आने देती है और उसी से अपन आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक लेंस रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो और उसके आगे दिया हुआ है हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्ट्रल करेक्ट डिफेक्ट ऑफ द विजन, यानी कि चश्मा लगाने से कैसे विजन हमारा ठीक होता है, ये क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इसी क्वेश्चन को अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में, यानी कि अपनी लेंस कैसे फंक्शन करती है आइस की, और कैसे आइस में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो चश्मा लगाने से कैसे वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट प्रॉपर्टीज, यानी पिछले चैप्टर में मैंने लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडिया टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिमल फिनोमिना इन द नेचर, तो उसी को अपन यूज़ करते हुए हम ये पढ़ने वाले हैं। और आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैसी होती है, ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे होती है, सनराइज और सनसेट के बारे में भी पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, ह्यूमन आई, और ये हमारे बुक का पेज नंबर 187 है, 187। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। और तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले ह्यूमन आई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, यानी तो ह्यूमन आई हमारी बॉडी की सबसे वैल्यूएबल, सबसे कॉस्टली जिसको बोल सकते हैं, और या फिर सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, यानी उस तो आप ये सब पबजी लूडो खेल के अपनी आँखों को ख़राब नहीं करिए, कितनी वैल्यूएबल है आपको शायद अभी पता नहीं है। जब आपको चश्मा लग जाए या और कुछ हो जाए कि आई में प्रॉब्लम हो जाए तो समझ आ सकता है आपको। और लॉकडाउन में तो लोगों ने यही सब खेल के अपना टाइम वेस्ट किया है पूरा, कुछ अच्छा कर लेते तो। ठीक है, तो पहला ये लिखा है ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। उसके आगे लिखा हुआ है इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, तो इसी की वजह से हम अपन वंडरफुल वर्ल्ड है जो अपना देख सकते हैं, और जो आप गेम खेलते हैं वो भी इसी कारण खेल सकते हैं। एंड द कलर अराउंड अस ऑन द क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, अगर अपन आँख बंद करते हैं तो कुछ चीज़ों का अपन स्मेल करके भी पहचान सकते हैं। ठीक है, स्मेल और टेस्ट करके पहचान सकते हैं, साउंड से भी कुछ चीज़ें पहचान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है साउंड दे मेक और बाय टच, या फिर किसी चीज़ को टच के भी। बट हाउ एवर इट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर, लेकिन कलर को आइडेंटिफाई करना जब अपनी आँख बंद होगी ये नामुमकिन होगा, यानी ये जादूगर ही कर सकता है, मेरे जैसा मजाक था, यानी कुछ जादूगर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आगे लिखा है थस all the sense organ the human eye is the most significant one as it enable us to see the beautiful world, तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, ईयर हो गया, नोस हो गया, स्किन हो गई, लेकिन सबसे जो सिग्निफिकेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट यानी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अपनी ब्यूटीफुल कलर ऑफ द आइस है। ब्यूटीफुल कलर जो अपन देख सकते हैं वो क्या है, हमारी आइस है, जिससे अपन ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस जो है हमारा वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, तो हमारी आइस कैसी है, कैमरा। ठीक है, इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव
स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। तो उसकी जो इमेज का फॉर्म होती है रेटिना में होती है। यहाँ पे रेटिना जो है अपना ये दिया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, ये जो रेटिना दिया हुआ है यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो लाइट कहाँ से एंटर करती है? कॉर्निया, ये कॉर्निया दिया हुआ है, ये वाला जो एरिया है वहीं से लाइट अपनी एंटर करती है। उसके बाद लिखा है इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट बल्ज है वही क्या अपना कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट वाला, वहीं से लाइट एंटर कर पाती है। द आई बॉल इज अप्रॉक्स स्पेरिकल इन शेप। तो कैसी? थोड़ी बहुत स्पेरिकल, यानी स्पेरिकल ही रहती है लगभग। और विथ डायमीटर कितना रहता है उसका? आई बॉल का कैसा रहता है डायमीटर? 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है ये, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आइस अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया के आउटर सरफेस में जो ये वाला एरिया है कॉर्निया के आउटर, वहीं पे ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, अपनी आई का लेंस जो रहता है, वो क्या फोकस करने में, फोकस को एडजस्टमेंट करने में वो हेल्पफुल करता है और हमारे को इमेजेस देखने में हेल्प करता है, रेटिना तक वो इमेज पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर लिखा हुआ है आगे वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। तो यहाँ पे एक आइरिस दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे रहता है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। जो है ना आँख की जो पुतली रहती है उसको वो कंट्रोल करता है। और इट ऑल्सो रेगुलेट द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आनी है और जानी है, अंदर आनी है, एंटरिंग द आई, वो प्यूपिल डिसाइड करता है, ठीक है। यानी ज़्यादा रोशनी होगी तो कम लाइट को आने देगा, कम रोशनी होगी तो ज़्यादा लाइट को आने देगा, इस टाइप से। उसके बाद द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो कैसी? तो आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज। तो कैसी इमेज फॉर्म करता है आई लेंस? रियल इन्वर्टेड रहती है और वो रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। इन्वर्टेड यानी उल्टी। उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ है आगे द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो एक डेलिकेट सा मेम्ब्रेन रहता है अपना रेटिना, जिसमें क्या बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं, ठीक है। रेटिना मैंने डायग्राम में आपको पहले ही दिखा दिया। उसका लिखा हुआ है द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल जो रेटिना में रहते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं जब उनको लाइट मिलती है। दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन विवा ऑप्टिकल नर्व। यानी ये सिग्नल्स फिर कहाँ जाते हैं? रेटिना से ऑप्टिकल नर्व में जाते हैं, वहाँ से ब्रेन में जाते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ विवा द ब्रेन। द ब्रेन interprets this signal and finally process the information so that we perceive object as they are। तो उसके बाद ब्रेन क्या करता है? इसको इंटरप्रेट करता है और उसको हमको ये दिखाता है कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें ब्रेन का भी इतना ही रोल है जितना अपनी आइज का रोल है, ठीक है। अगर ब्रेन तक ठीक से सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो अपन को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये फिर हमारा आई का डायग्राम है, आप इसको बना लेना, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अब। तो अब आपको समझ आ गया होगा आपको आइस की कितना ख्याल रखना चाहिए, आपको कितनी इम्पोर्टेंट आई आपकी, जिसके बिना आप देख नहीं सकते। तो आगे है ये डैमेज की बात ही हो रही है। डैमेज और मेल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। तो कुछ भी डैमेज हो गया आइस का तो अपन देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक द कॉर्निया हो गया, या प्यूपिल हो गया, या आई लेंस हो गया, या एक्वस ह्यूमर हो गया, या विट्रियस ह्यूमर हो गया, या फिर कोई भी आइस का कोई भी पार्ट अगर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो, या फिर ये अपना रेटिना है उसमें प्रॉब्लम आ गई, और इवन द ऑप्टिक नर्व, कुछ भी हो सकता है। दिस इम्पल्स टू द ब्रेन जो भी रहता है इस डैमेज, इट विल रिजल्ट इन विजुअल
इम्पेयरमेंट। तो इनमें से कोई भी जितने भी पार्ट्स आइज के उसमें किसी में भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू रूम विथ अ डिम लाइट। तो ऐसा लिखा हुआ है अगर आप जैसे कि गर्मी में आप एकदम धूप से अंदर रूम में आ रहे हैं, अपनी मान लो टेरेस से नीचे आ रहे हैं, तो आपको दिखाई थोड़ा कम देगा शुरू में। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू एबल टू सी थिंग इन डिम लाइट रूम, तो उसके बाद आप थोड़ी टाइम में देख पाओगे। क्यों होता है? द प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट लाइक अ वेरिएबल एपर्चर होज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो आइरिस से वो अपने चेंज होते रहता है। अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, वो छोटा हो जाता है उसके बाद, और उसको कम लाइट आती है तब। उसके बाद वो जब रोशनी कम हो जाती है, यानी कि रूम में अगर डिम लाइट रहती है तो ज़्यादा लाइट को अंदर आने देता है। आइरिस एक्सपेंड टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, हाउएवर इन द डिम लाइट द आइरिस एक्सपेंड टू allow more light to enter the eye, thus the pupil opens completely through the relaxation of eyes। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ आप भी मार्क करते जाओ। तो ये डू यू नो था एक, उसके बाद है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द आई लेंस इज कंपोज ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इस कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल से कुछ मॉडिफिकेशन उसको फोकस को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन थस चेंज इन द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ को अपन कुछ हद तक जो चेंज होती है। व्हेन द मसल आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, जब मसल रिलैक्स होती है तो क्या लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। थस इज फोकल लेंथ इंक्रीज, तो उससे क्या हो जाता है? फोकल जब मसल रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम आई लेंस पतला हो जाता है। दिस अनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, उससे अपन दूर की चीज़ें आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ व्हेन यू आर लुकिंग एट द क्लोज ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल क्या हो जाती है? तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है पूरी। उसके बाद दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, द आई लेंस देन बिकम थिकर, जब थिकर हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? उस टाइम डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यानी कि अपन को पास की चीज़ देखनी है तब फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। दिस अनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जैसे कि अभी ये चैप्टर आप पास से देख रहे होगे तो आपकी फोकल लेंथ क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। चेक कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, जो कि ऐसे चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए है यहाँ पे कि किसी को करना है तो वो कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा रिक्सी काम मत करिए। तो आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। आप इसको, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क, जो मैं मार्क कर रहा हूँ असल में वो सब आप मार्क करते जाना। तो मेन जो मैं वो बता रहा हूँ वो बाकी तो हम पूरा लाइन टू लाइन कर ही रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो यही अपनी एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। तो क्या एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a minimum limit। तो इसका एक मिनिमम लिमिट भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू द आई। तो बोल रहा है कि आईज के एकदम पास रख के एक प्रिंटेड पेज को, या फिर ये मोबाइल में जो आपका चल रहा है इसको अपने आँख के पास रखो और उसको रीड करने की कोशिश करो। तो क्या होगा? यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर हो जाएगी इमेज, जो आपको फील नहीं, और आपकी आंखों में दर्द होना शुरू, स्ट्रेन टाइप का फील होगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट टू अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस, यानी जो 25 सेंटीमीटर है वो रेंज से अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली पास की चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। तो इसी 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर जो हमारा क्या है? लीस्ट डिस्टेंस है आपका डिस्टिंक्ट विजन का, यानी पास की चीज़ें देखने के लिए क्या है वो 25 सेंटीमीटर। उसके आगे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? लीस्ट डिस्टेंस या फिर नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन, जिसकी नॉर्मल विजन है, जिसको चश्मा नहीं लगा है या ना लगने वाला है या उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो नॉर्मल है एकदम। तो नियर पॉइंट इज अबाउट कितनी रहती है उसकी? 25 सेंटीमीटर रहती है। और उसके आगे लिखा हुआ है द फारेस्ट पॉइंट अपॉन विच द आई कैन सी
आई कैन सी यानी आई आँख वाली बना, आई कैन सी ऑब्जेक्ट नियर एज कॉल्ड एज द फार पॉइंट ऑफ द, यानी जितनी दूर की चीज़ें देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। और इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, और नॉर्मल आई के लिए वो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। यू मे नेट देयर इज अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेटा बिटवीन, तो नॉर्मल आई के लिए अगर रेंज अगर क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, कि रेंज नॉर्मल आई की क्या होती है देखने की, तो क्या रहती है, बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी तक पूरी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसमें, पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। तो क्या लिखा है, समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ए पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की, तो क्रिस्टलाइन लेंस रहता है वो क्या हो जाता है, मिल्की। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, जो यहाँ पे रहता है, ये देखिए, ये हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यहाँ पहुँचे थे अपन। एंड क्लाउडी यानी कि वहाँ पे धूल जम जाती है, इस टाइप की बोल सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाला जम गया, डॉक्टर लोग इस टाइप को बनाते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, क्या बोलते हैं, मोतिया बिंदु बोल सकते हैं उसको, हिंदी में अपन शायद तक मोतिया बिंदु बोलते हैं मेरे ख्याल से। और उसको क्या जाला जम गया है, ऐसे टाइप का डॉक्टर है, जाला यानी स्पाइडरमैन वाला जाला इस तरह से, वहाँ कोई इस असली स्पाइडरमैन नहीं रहता वैसे। तो आगे, दिस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, तो उससे पार्शियल लॉस भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है इंसान को, या फिर कभी कभी एकदम वर्स्ट केस में होगा कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, होता है, ऐसा भी होता है, हज़ारों लोग को होता है, लाखों लोग को होता है ऐसा, जिसको दिखाई देना बंद हो जाता है अचानक से। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी होती है एकदम, उसमें लेंस चेंज करते हैं, वो बहुत ही आसान है, तो उससे अपन देख सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि अपने पास दो आँख क्यों रहती है, वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन नॉट जस्ट वन, ठीक है, दो क्यों रहती है। तो यहाँ पे बात हो रही है, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ अवर हैविंग टू आइज इंस्टेड वन, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो अपन इससे वाइडर फील्ड देख सकते हैं। आप सोचो एक आंख रहेगी तो आपको कितना कम दिखेगा, गाड़ी चलाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी सारी चीज़ करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ह्यूमन बींग हैज अ हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विद वन आई, तो एक आई से अपन 150 डिग्री देख सकते हैं, एंड अबाउट टू आई से 180 डिग्री विद टू आइज, ठीक है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस विद टू डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ वन, तो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना अगर दो अपने पास वो रहेंगे ऑब्जेक्ट्स, दो अगर अपनी आइस रहेगी तो उसको बहुत आसान होगा अपन को डिटेक्ट करना, कुछ भी काम करना। सन एनिमल यूजली प्रे एनिमल हैव देयर टू आई पोजिशन ऑन अपोजिट साइड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जो प्रे एनिमल रहते हैं उसके दो अपोजिट साइड्स में रहते हैं, यानी एक इस साइड में रहता है लेफ्ट में, एक पूरा लेफ्ट में, एक पूरा राइट में, आउट बट उसके ऑफ देयर हेड टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके ताकि। बट आवर टू आइस आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड, लेकिन अपना क्या है, दोनों फ्रंट ऑफ हेड है, एक के बाद एक है, नोस यानी बीच में थोड़ा नोस का गैप है, उसके बाद है, आपने देखा ही होगा वैसे, डेली देखते हैं। इट रिड्यूस, ये भी मैं क्या बता रहा हूँ, इट रिड्यूसेज आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोपोसिस, तो उससे अपना थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है जानवरों के अगर कंपेयर करेंगे। तो शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक फ्लैट टू डायमेंशनल, तो आप एक आँख बंद करोगे तो थोड़ा सा अजीब सा टू डायमेंशनल फील आएगा कि बोथ आई ओपन द वर्ल्ड टेक्स ऑन थ्री डायमेंशनल ऑफ डेप्थ, तो आदत ही हमारे टू आइज की है, तो थर्ड डायमेंशनल जो अपना डेप्थ आता है अच्छा दिखता है अपन को, सब क्लियर अच्छा लगता है, बिकॉज अवर आई आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर, ईच आई आर स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस, तो दोनों आई थोड़ी सी चेंज इमेज देखती है। अवर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेज इनटू वन, और अपना ब्रेन क्या कंबाइन करके दोनों को मिला के एक बना देता है, ठीक है। यूजिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार, और उसके साथ अपन को इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता है कि वो कितनी दूर है कितनी पास है, ऐसा नहीं सेंटीमीटर में नहीं बताता, हाँ भैया वो 1 मीटर दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर है, 2 मीटर दूर है आपसे, ऐसा नहीं देता, अंदाजा सिर्फ एक अप्रॉक्स बता देता है कि इतनी दूर है, आप खुद इमेजिन करो। और जिसका अप्रॉक्स करने का तरीका यानी कि इमेजिन करने का कि इतनी दूर है, तो करेक्ट एकदम कर भी लेता है। अब बात कर रहे जो हमारे ये पबजी लूडो वाले जो है या टिकटॉक वाले हैं जो मोबाइल में सारा दिन लगे रहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, उनकी आंखें ख़राब होती हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे, इस टाइप की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स, क्या लिखा है, समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो एबिलिटी ऑफ आई थी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ वो क्या खराब हो जाती कभी कभी। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आइज, तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आइज के और
अपन दूर की चीज़ें या फिर पार की चीज़ें या फिर पास की चीज़ें अपन नहीं देख पा रहे अच्छे से, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ आइस, यानी दोनों ही, कभी कभी दोनों ही नहीं देख पा रहे, दूर की भी नहीं देख पा रहे ढंग से, पास की भी नहीं देख पा रहे, ये तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इस टाइप का होता है। तो क्या लिखा, देयर आर 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इसको मेनली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, जो कि रेटिना में इमेज फॉर्म होती है हमको पता है, तो रेटिना में नहीं हो पाती, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, फिर उसके बाद सेकंड है ये हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, और या फिर थर्ड है प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्पेरिकल लेंसेज। कैसे ठीक करेंगे हम, स्पेरिकल लेंसेज। अब स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं ये मत पूछना, पिछले वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। स्पेरिकल लेंसेज दो रहते हैं, हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, आपने पूरा देखा होगा लाइट चैप्टर, या आपके स्कूल में भी हो गया होगा, तो शायद आपको पता होगा। स्कूल में तो लोग ध्यान नहीं देते, आजकल तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है लॉकडाउन जो है, और वहाँ पे इंग्लिश में बड़बड़ होता है। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। तो सबसे पहले है यहाँ पे मायोपिया। तो क्या है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस है, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो मायोपिया वाला क्या, नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पास की चीज़ है उसको तो वो देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ें वो नहीं देख पाता है, ठीक है। ए पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो उसकी फार पॉइंट क्या हो जाती है, इन्फिनिटी से पहले आ जाती है ना। हमारी नॉर्मल आई जो है मनी वो क्या इन्फिनिटी तक है, लेकिन जो ये पबजी लूडो खेल के जो हो जाता है, या नॉर्मली कैसे भी टीवी देख के भी हो सकता है, या और किसी कारण भी हो सकता है जेनेटिकली, तो उसको क्या पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती उसकी, जो कि इन्फिनिटी से वो थोड़ा सा पास आ जाती है उसकी फार पॉइंट जो रहता है। अब फार पॉइंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस और अ फ्यू मीटर। तो कुछ डिस्टेंस तक देख पाता है, या फ्यू मीटर, कभी कभी 5 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, अलग अलग हो सकते हैं कंडीशन में, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं हम, मायोपिक आई बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इमेज का फॉर्म होती है रेटिना, ये वाला डायग्राम है। तो ये अपना फार पॉइंट ऑफ है मायोपिक आई, ये पहला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल जो रहता है ऐसे हो सकता है, लेकिन उसकी क्या हो रही है मायोपिक आई वाले की, ये फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ बन रही है इमेज, बननी कहाँ चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन उसकी फ्रंट में बन जा रही है। तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे आगे पहले पढ़ लेते हैं हम। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म है फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पे बन रही है इमेज, ठीक है। आगे कहाँ लिखा है, फिगर 11.2 बी वाला, ठीक है। एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, रेटिना में बननी चाहिए। द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, क्यों हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो पहला यही है, कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है उसके कारण हो सकता है, या फिर इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन हो गया उसके कारण, या फिर दिस उसके आगे लिखा है दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ, ये वाला जो लेंस होता है अपना क्या होता है, ये कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, और डॉक्टर ही बताता है मेनली, ठीक है। उसको अलग अलग टेस्टिंग करके, यानी अलग अलग चश्मा आपको आप गए होगे तो आप किसी को पता होगा, बहुत सबको पता होगा वैसे तो, ये तो नॉर्मल चीज़ें सबको पता रहता है आजकल। नहीं पता है तो एक बार चेकअप जरूर करा लेना अपनी आइज़ का उसके बाद भी नहीं समझ आया तो ब्रेन का करा लेना। तो आगे बात करते हैं हम, कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल द पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। तो सुटेबल पावर का लेंस लगा देगी तो रेटिना में वापस आ जाएगा। ये अरे यार मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये यहाँ पे ये हमने लगा दिया तो ये वापस रेटिना में आ रहा है, उससे पहले जब नहीं लगाया था तो यहाँ, ठीक है। तो ये रेटिना में वापस हेल्प करता है, ठीक है। यानी इसको लगा के रखना पड़ता है, जब लगा दो नहीं लगाओगे तो वापस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। लगा के रखना पड़ता है, और सोते टाइम उतार देना वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। उसके बाद कर रहे हम, बात करें हाइपरमेट्रोपिया। पिया रे पिया, वो मैं बस चाय वाय पीता हूँ। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, ठीक है। इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, और पास की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाता है वो। द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो
जो नियर पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फर्दर अवे हो जाता है वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। सच ए पर्सन कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो उसको क्या करना पड़ता है कि वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है चीज़ों को पढ़ने के लिए, यानी कि वो एकदम पास ला देगा या मोबाइल एकदम पास से खेलेगा तो उसको, खेलेगा बोल रहा हूँ मैं यानी बुढ़ाऊ लोग को होता है, ओल्ड एज को होता है, तो मोबाइल साथ में सामने से व्हाट्सअप चला रहे हैं मान लो, तो उसको दिखाई नहीं देगा। खेलते तो हमें वैसे बच्चे लोग, वैसे मैं भी नहीं खेलता, मैं कोई, अभी तो मैं पढ़ाने में बिजी हूँ ऐसे कोचिंग में। तो लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज द लाइट रे फॉर्म अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस एज अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें क्या हो जाए, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो जाती है इमेज। ठीक है, ये नॉर्मल है अपनी, है ना, ये नॉर्मल वाला, अरे मैं ज़्यादा ही उधर चले गया, ये नॉर्मल नहीं था मैंने जैसे बनाया था, ये यहाँ पे रेटिना में बन रहा है रिफ्रैक्ट होके, है ना। लेकिन ये जो हो जाता है ये क्या, इसके पीछे चले जाता है। ठीक है, रेटिना के पीछे, किस में बोल सकते हैं इसको अपन, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर बोलोगे आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसी कैसे बता दिया। तो अपन कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर अ कंफर्टेबल रीडिंग। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फॉर्म अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना शोन इन 11.3 में जो दिया है। उसके बाद दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज, किसके कारण हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। तो फोकल लेंथ अगर आई लेंस की ज़्यादा बड़ी हो गई, या आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल छोटी हो गई इसके कारण। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है, ये कभी कभी आता है कि किस कारण हुआ है, पढ़ लेना, कॉनकेव का भी इसका भी। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ, क्या लगाएंगे इसमें, कॉन्वेक्स लेंस, इस शेप वाला जो रहता है ना कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, आपके घर में होगा अगर कोई ओल्ड एज तो उसको लगा जरूर होगा, आजकल तो सबको लग जाता है। जो कि द आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रिटर्न। तो ये आई ग्लासेस जो रहते हैं अपने, वो क्या करते हैं, एडिशनल फोकसिंग पावर से इमेज को रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फिगर 11.3 में ये पूरा 11.3 में पूरा ये दिया हुआ है। डायग्राम जरूर बना लेना, कॉपी चेक करने तो मैं आने वाला नहीं वैसे। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेस बायोपिया की। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, द पावर ऑफ एकोडोमेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद द एजिंग, यानी एज के साथ पावर ऑफ एकोडोमेशन कम हो जाती है ना, यानी जो फोकल लेंथ अपना एडजस्ट होता है वो कम हो जाती है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर बाय ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो जो नियर पॉइंट रहता है वो 25 सेंटीमीटर वो लोग का ख़राब हो जाता है। देन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। तो पास की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती है विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। दिस इज कॉल्ड, अरे यहाँ पे लिखा है द मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसाइड अवे देन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड विदाउट करेक्टिव द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो ये एज के कारण होता है, तो उसको कॉमन क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इट अराइसेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द, तो इसमें सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस खराब इसमें हो जाती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है आई लेंस की। और समटाइम पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, दोनों हो जाता है इसमें, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। समटाइम्स नहीं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी होता है इसमें कि दोनों ही खराब हो जाती है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाई फोकल लेंस। तो उसमें क्या दोनों रहते हैं, आपके घर में होगा तो देख सकते हैं आप, उसमें कॉनकेव ऊपर साइड में रहता है, कॉन्वेक्स नीचे साइड में रहता है। ठीक है, ये क्या लिखा है इसमें, कॉमन टाइप ऑफ बाई फोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये ओल्ड एज को रहता है मेनली। आगे लिखा था अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ, अरे मैं तो अभी बता दिया है, कॉनकेव लेंस इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, द पार्ट ऑफ द लेंस लोअर पार्ट, हाँ ये मैंने अभी बताया, वही लिखा हुआ है, पढ़ भी देता हूँ एक बार। द अपर पोर्शन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ ए कॉनकेव लेंस इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, द लोअर पार्ट इज ए कॉन्वेक्स लेंस इट फैसिलिटेट नियर विजन। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। दिस डे इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो अपन बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लो या फिर सर्जिकल हो सकती है, यानी कि सर्जरी करा के भी ठीक करा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वैसे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ, तो ये सब आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज की बात नहीं किए थे, हम क्या बात किए, चैप्टर पढ़ने वाले हम। वैसे तो ये अब इतना आसान है कि ये पबजी खेलने से भी ज़्यादा आसान है। वैसे मैं पबजी नहीं खेलता, बस पबजी की तारीफ़ करते रहता हूँ कभी कभी। वैसे हाँ, लूडो और चेस जरूर खेलता हूँ मैं, अगर किसको खेलना है तो लिंक में से ले लेना, खेलेंगे हम भी। तो आगे बात करते हैं हम
अगला जो है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म या प्रिज्म या प्रिज्म, दोनों बोल लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रिज्म बोलो या प्रिज्म बोलो, ठीक है। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो पिछले वीडियो में, अच्छा लाइट गोल हो गई मेरे घर में अब, तो पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ, या फिर चैप्टर लाइट का अगर आपने वीडियो देखा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रहेगा या कोई भी ग्लास स्लैब होगा तो उसमें क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिव सरफेस एस इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो उसमें जो इमर्जेंट रे रहती है वो कैसी, इंसिडेंट रे के पैरेलल में रहती है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। तो प्रिज्म वैसे होता कैसे, ऐसे ट्रायंगल शेप का रहता है, 3D स्ट्रक्चर ग्लास का रहता है वो। तो आगे हम दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बना भी होगा, ये वाला जो है प्रिज्म है, और आगे एक रेनबो वाला भी होगा ये वाला, ये ग्लास प्रिज्म जो है अपना। तो हाँ अपन कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे। तो ये इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, यानी एक कंसीडर कर लो कि अपने पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस, तो उसके क्या 2 ट्रायंगुलर बेसिस है एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, ठीक है। ट्रायंगुलर बेसिस है यानी कि वो पूरा 3D रहता है ना, यानी इसके पीछे साइड वाला दोनों साइड का मिला के, तो 2 ट्रायंगुलर बेस हो गए और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है अपने पास, ठीक है। दिस सरफेस आर इंक्लाइंड, तो अपने पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस किस टाइप से बोल रहे हैं, जैसे कि अपना ये प्रिज्म है, यानी 3D बना दे इसको अपन थोड़ा सा, कैसे बनाएंगे, ये ऐसे करके 3D मान लो, ये है, मान लो मेरा 3D बहुत ख़राब है आई डोंट नो 3D, यानी ये वाला जो 3 ट्रायंगुलर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सरफेस है अपने 3 हो गए, और ये वाले जो सरफेस रह गए ये 2 रह गए, तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, ये कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। उसके आगे लिखा हुआ है दिस सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, तो एक साथ आगे द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेस कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 2 लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है पूरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिंस। तो क्या बोल रहा है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर बोल रहा है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड में लगा देना यूजिंग अ ड्राइंग पिन से, है ना। उसका प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट सच ए वे दैट इट रेस्ट ऑन अ ट्रायंगुलर बेस, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल, ठीक है। उसको लगा के अपन उसमें ग्लास प्रिज्म रख दिए, इस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल है, इसको ज़्यादा ध्यान इसमें मत दो भले आप। Draw a straight line PE inclined to one of the refractive surface say AB of the prism, fixed to say at the point P and Q on P and Q, यानी पूरा अपना look at for images of the pin that P and Q through, find to the way at the RN such as the remove the pin of the glass prism, the line PE meets the, यानी सिंपल से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम डायरेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अपना प्रिज्म का बना हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये पीई क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होती है आपको मालूम होगी। ईएफ क्या है, ईएफ क्या है, ये वाली है जो रिफ्रैक्टेड रे है। एफएस क्या है, अपनी इमर्जेंट रे, जो यहाँ से बाहर निकलेगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से बाहर निकलेगी, वो क्या अपनी इमर्जेंट रे है। एंगल ए क्या है, यहाँ पे एंगल ए ये वाला है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई क्या है, एंगल आई ये रहा यहाँ पे, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर क्या है, एंगल आर यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला कहाँ जा रहे हो आप, एंगल ऑफ, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये जो बाहर में रहता है आपको पता ही होगा। उसके बाद है डी है, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, डी है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है जो पंचायत की हुई है यहाँ पे पूरी, है ना। ये यानी एनसीईआरटी बुक की जाने जो पूरी भी एक्टिविटी है ना, सब पंचायत है। शॉर्ट में बता देना चाहिए ना, ये एक्टिविटी है, ये इसमें करना है भैया, पूरा प्रिज्म लेके आओ फिर बना के बताओ। लोग कभी स्कूल में नहीं बताते ऐसे बुला के। तो यहाँ पे अब इसके बारे में लिखा हुआ है, हियर पी इज द इंसिडेंट रे, मैंने अभी बताया पी, और ई एफ इज क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, दिखाया अभी यानी, और आप देख सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एफ एस इज द इमर्जेंट रे। एफ एस क्या है अपनी, ये वाली जो है वो क्या है, ये सब मैंने अभी बता दिया। वैसे यू मे
नोट दैट रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ एयर टू ग्लास एट द सरफेस ए बी। तो अपन नोट कर सकते हैं आराम से, एकदम नोट करें, यहाँ से अपन एयर थी यहाँ पे, एयर से ग्लास में आ गई लाइट। आगे, द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्शन हैज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो क्या टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया? अरे यार दिखाने दो लोग को। तो ये टूवर्ड द नॉर्मल लाइट रे बेंड हो गई, ठीक है। हैंस इट हैज अ बेंड द, आगे कहाँ पहुँचा था मैं? द लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्टर है बेंड टूवर्ड द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस ए सी। ए सी कहाँ है अपना? ए सी तो मेरे घर में लगा है वैसे। ए सी ये रहा अपना ए सी, ए बी सी वाला, ये ए सी जो है अपना ए सी है। द लाइट रे है एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू एट द सेकेंड सरफेस ए सी, द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू एयर। तो अब सेकेंड में क्या हो रहा है कि पहले क्या हुआ, सिंपल से बता दे तो एयर से कहाँ जा रहा था? ग्लास में जा रहा था। अब कहाँ जा रहा है? सीधा हो चुका है यहाँ पे, और ग्लास से कहाँ जा रहा है? एयर में, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं फिर से वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। हैंस इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या हो रहा है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। पहले कहाँ जा रहा था? वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल जा रहा था। जब एयर से ग्लास आया तो क्या बोलेंगे हम? टूवर्ड द नॉर्मल जा रहा था। फिर ग्लास से एयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। आप देख भी सकते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाला जो बना है यहाँ से ऐसे वाला, ठीक है। तो कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। उसके आगे लिखा, इज दिस सिमिलर टू बी द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर इन अ ग्लास स्लैब। तो ये ग्लास स्लैब में होता है, वैसा है क्या? द पेरिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक इमर्जन रे बेंड एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसी एंगल को हम जो बन रहा है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ, इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल डी जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल डी जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। तो उसको अपन को एंगल को रख के उसको अपन को मेजर करना है इस एक्टिविटी में, यही कह रहा है। तो बात हो रही थी यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की। तो क्या लिखा था? मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन तो क्या होगा? ये अगर सिंपली अपन को सोचना है तो क्या होगा? डेविएशन अपने पिछले साल स्टैट्स में पढ़ा होगा, डेविएशन यानी कुछ भी माइनस करते हैं तो वो निकलता है अपन, ऐसी टाइप का है ना। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को माइनस करेंगे तो उसमें से डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। ऐसे ही एक्टिविटीज़ एनसीईआरटी वाले पता नहीं क्यों देते हैं इसका, कुछ ना इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, लेकिन जो ये एक्टिविटी रहती है उसको अपन कौन करता कौन है, इसको बना के कौन देखता है? मैंने तो असली में प्रिज्म भी नहीं देखा। वैसे आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन एन एप्रिसिएशन दैट स्पेक्टिकुलर कलर इन अ रेनबो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द, यू हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड, यानी हमने देखा भी होगा और एप्रिशिएट यानी खुशी भी मिलती है अपन को जब हम रेनबो देखते हैं। हाउ डज द वाइट कलर ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रेनबो वाइट कलर है सन का जो निकलती है रेस, वो 7 कलर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले जाते हैं तो फिर से हम वही कंझट टॉपिक में ऊपर चले जाते हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए प्रिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना। तो क्या जो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ग्लास प्रिज्म, वो क्या एक फिनोमेना दिखाते हैं जो बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग है। तो लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। फिर से हम एक घटिया सी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर लिखा है एक थिक शीट ऑफ कार्बन एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो अलाउ लाइट टू फॉलो ऑन अ नैरो स्लिट, दिस गिव अस अ लाइट बीम। नाउ टेक अ ग्लास में अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉलो ऑन सरफेस एज शोन। तो सीधा सीधा मैं बोल दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाई डू यू ऑब्जर्व एंड यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर, व्हाई डज दिस हैपन। यहाँ पे इसी की बात हो रही है। तो ये वाला क्या बोल रहा है? जो अपन ये प्रिज्म यहाँ से वाइट लाइट पास की और ये 7 कलर क्यों निकल रहा है? ठीक है, कौन कौन से 7 कलर होते हैं ये तो आपको मालूम होगा, और आगे हम इसको विब क्योर बोलते हैं, और ये यहाँ पे आने भी वाला है, ये मेरे ख्याल से आएगा। तो बात हो रही है, द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट्स द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर। तो वाइट लाइट को 7 बैंड्स ऑफ कलर में डिवाइड कर। नोट द कलर दैट अपीयर एट द टू एंड ऑफ द कलर बैंड, नोट
नोट द कलर्स डेट अपीयर एट टू एंड ऑफ द कलर बैंड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर डेट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो सीक्वेंस ऑफ द कलर की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या है वो, विबग्योर बोलते हैं उसको। और यहाँ से द वेरियस कलर सीन आर क्या है, वायलेट, इंडिको। यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको क्या बोलेंगे इसको, तो क्या वायलेट, यहाँ पे तो दिया भी नहीं ऐसे तो क्या बोलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर आखिरी में रेड। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है रेड आर शोन इन द फिगर, द एक्रोम विबग्योर फिगर शोन 11.5 में। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ वैसे विबग्योर का पूरा ना, यहाँ मुझे ऑरेंज दिख रहा है, पिंक नहीं पता कहाँ से ढूंढ लिया उन्होंने। चलिए वो सब बात अलग बात, लोग की मर्जी, जो करना करे, एनसीईआरटी वाले बड़े लोग। यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। ठीक है, विबग्योर यहाँ रखना, बचपन से ही पढ़ रहे वैसे तो। बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो ये बैंड ऑफ द कलर्स जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ये जो 7 बैंड ऑफ कलर दिख रहे हैं, यानी कि बैंड्स ऑफ कलर को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्टर जी, स्पेक्ट्रम। तो क्या लिखा है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। तो सब लोग को सेपरेटली अपन यहाँ पे नहीं देख सकते। उसके लिखा येट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर। तो सब कलर को कुछ चीज डिस्टिंग करी है, अलग अलग करी है। वो क्या चीज है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कॉल इट, क्या लिखा यहाँ पे, यानी कितना बैंड हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे उसके बाद लिखा है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कॉल्ड कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑफ इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या है अपना ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स जो आती है, और वाइट से हैपन क्या होता है, जिसमें वाइट लाइट, वाइट यहाँ पे आगे आने वाला हुआ वाइट लाइट पास होती है। तो उसके बाद जो है, तो क्या है, यू आर सीन दैट द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय प्रिज्म। तो एक प्रिज्म से वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वाई डू वी गेट दिस कलर, क्यों मिलता है कलर, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल। तो जो डिफरेंट कलर रहते हैं वो डिफरेंटली बैंड होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा बैंड हो रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा ये वायलेट बैंड हो रहा है, और सबसे कम रेड हो रहा है। यानी कि वायलेट के बाद इंडिको थोड़ा बैंड इंडिको होता है, उसके बाद आगे ऐसे ही चेंज हो जाता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम रेड। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट टू द पास थ्रू द रेड लाइट बैंड एट द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। तो रेड सबसे कम होती है, वायलेट सबसे ज़्यादा। थस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ एंड थस बिकम डिस्टिंग। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंग कलर डेट वी सी इन स्पेक्ट्रम। तो इसी से अपन बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम जो मिलता है अपन को, ठीक है, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल्स में अलग अलग एंगल में क्या बोल सकते हैं, बैंड होते हैं, तो हम अलग अलग उसको देख पाते हैं ना। एक ही, अगर एक ही में बैंड हो जाएगी तो कहाँ एक ही भी दिखेगा अपन को, बस फिर एक ही, अरे हाँ, अगर एक ही हो गया तो फिर ये वाइट हो जाएगा। अब बात करें हमारे जाने माने साइंटिस्ट, जानते ही हम सब, आइजैक न्यूटन बाबा की जय हो। वैसे तो जय हो, जब भी उनका नाम है जय हो जरूर बोलने का। वॉज द फर्स्ट टू सी अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो यही वो इंसान थे जिनके कारण हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे आपके लैंग्वेज में बात करें हम तो, वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन में स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को ये कराने वाले पहले थे। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो क्या किया ये, पहले तो एक सिंगल लगा दिए, फिर इन्हें ज़्यादा दिमाग लगे, फिर ऐसे करके इसको यानी वाइट लाइट को उन्होंने पहले क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग कराई, फिर स्प्लिटिंग से वापस वाइट लाइट को कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, ही देन प्लेस्ड द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन अ इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एज शोन। तो ऐसे पोजीशन में लोगों ने लाया जो मैंने अभी बताया। ठीक है, allowed all the color of spectrum to pass through the second prism, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism। तो क्या होगा, सिंपल है, पहले क्या हुआ यहाँ से जो मैंने अभी बताया कि पहले वाइट लाइट से कलर हुआ, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 7 कलर से फिर वाइट लाइट आ गई। ठीक है,
ही फाउंड द बीम ऑफ लाइट ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड, जो लिखा भी मैंने पढ़ा। द ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इससे क्या पता चला कि सनलाइट क्या है, 7 कलर से मिली है, और वो 7 कलर क्या है, हमने जो रेनबो के 7 कलर है वही 7 कलर से बनी हुई है अपनी जो सनलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ फिर एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर टू रेनबो, यानी ऐसी कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम यानी 7 कलर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है उसको हम क्या कह सकते हैं, वो एक वाइट लाइट है, जैसे कि है सनलाइट। ठीक है, आगे दिया रेनबो। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन, यानी रेन शावर के बाद अगर जो अपन कभी कभी देख पाते हैं वो रेनबो रहता है। फिगर 11.7 में देखा होगा, देखा है आपने, बाहर भी देखा होगा, 11.7 में भी देख सकते हैं अगर आप अभी बुक है आपके हाथ में तो आप बुक के साथ ही पढ़े, मेरा वीडियो जो है बुक के साथ ही देखें। इट इज़ कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, यानी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के कारण जो डिस्पर्जन होता है, ये सनलाइट है अपनी। ठीक है, और ये रेन ड्रॉप से रिफ्रैक्ट होके ऐसे ये यहाँ पे, ठीक है, कौन से कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है ना, जो अपना विबग्योर कलर है उसमें। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साथ में रेनबो बोलते हैं, विबग्योर भी बोल सकते हैं अपन, अब विबग्योर बोलना साइंस की भाषा में, ऐसा साइंस की भाषा में उसका नाम नहीं है विबग्योर। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डेट ऑफ सन। तो कहाँ पे, अच्छा मैं ये वाला लाइन नहीं पढ़ा ना शायद। इट कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी एक ड्रॉपलेट की बात नहीं हो रही वैसे यहाँ पे, टाइनी कहाँ गया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है, इतने बड़े नहीं रहते, छोटे रहते ड्रॉपलेट्स ऐसे। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन, यानी सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, तो यानी छोटे छोटे प्रिज्म के रूप में काम करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट कैसे शेप के रहते हैं, इस टाइप के जो शेप के रहते हैं अपने वाटर ड्रॉपलेट, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, तो क्या कहते हैं, दे रिफ्रैक्ट होते हैं, पहले तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहे अपने, है ना। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गया अपने, उसकी कहाँ पहुँचा था मैं यहाँ पे, दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। फिर यहाँ पे ये पहले, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये यहाँ से अब रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ से, अरे यार अच्छे से बनाओ, ये यहाँ से, अरे यार ये हुए यहाँ पे रिफ्रैक्ट, यहाँ से फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, इंटरनली जाके रिफ्लेक्ट हुए फिर ऐसे बाहर निकले, है ना। देन रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, फिर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रहे। इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different color reach the observer of the eye, यानी अपन को white कलर अब क्या दिखता है, 7 कलर में, ये रिफ्लेक्शन के कारण और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल, तो वाटरफॉल से अगर अपन रेनबो देखेंगे, वाटरफॉल से अगर देखेंगे सन को, तो क्या दिखेगा अपन को, अगर सन अपने पीछे में है तो अपन को रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको, ये जो मैंने बताया रिफ्लेक्शन, और इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है वो नहीं आ सकता, वो टॉपिक अलग से आ सकता है। रेनबो, अगर रेनबो नहीं आया तो वो भी आ सकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपको वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है, जो अंदर में रिफ्लेक्शन होता है उसको रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इंटरनल रिफ्लेक्शन है अपना। उसके बाद बात हो रही है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, यानी हमारा एटमॉस्फेयर है जो वो अपने आप रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये लिखा है यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइसिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। तो क्या लिखा है, जो अगर कुछ भी हॉट एयर है या राइसिंग हो रही है तो उसमें जो छोटे छोटे वाइट टाइप का दिखता है अपन को, और रेडिएटर के ऊपर या किसके ऊपर भी दिख रहा है जो वाइट टाइप का, उसकी बात हो रही है। द एयर जस्ट अबाउ द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप, तो जो एयर रहती है जो भी गर्म जगह, गर्म आग लगा दी या कहीं पे, तो वहाँ की एयर हॉटर रहती है, हॉटर एयर लाइटर लेस डेंस देन द कूलर एयर अबाउट, तो क्या लेस डेंस रहती है जो हॉटर एयर रहती है। ठीक है, एंड
above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler, तो उसका refractive index थोड़ा सा कम रहता है. Since the physical condition of refractive medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. तो ये क्या होता है, apparent position of, क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे. Since the physical condition of the refractive medium AM, तो physical condition है जो हमारे एयर की है ना, जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है हमारा, आर नॉट स्टेशनरी. स्टेशनरी क्यों नहीं है, कहीं पे हॉट है कहीं पे कोल्ड है ना, कहीं पे हॉट है कहीं पे कोल्ड है, कहीं बहुत ज़्यादा हॉट है वेरी हॉट, या कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, अलग अलग हो सकते हैं कंडीशन, ठीक है, एयर की. ठीक है, अभी जैसे गर्मी भी है बारिश भी हो रही है, कभी अलग अलग हो जा रहा है. दिस आगे आगे यहाँ कहाँ बचे थे, स्टेशनरी. द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट. तो ऑब्जेक्ट जो अपन उसमें से देखते हैं तो उसकी पोजीशन भी फ्लक्चुएट होती है. किस टाइप की होती है हम आगे पढ़ने वाले अभी यहाँ पे. और यहाँ पे लिखा हुआ है द वेवरिंग थस एन effect of atmospheric refraction, the refraction of light by the earth atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of is a similar, यहाँ पे लिखा हुआ है the wavering is thus an effect of atmospheric refraction. तो ये wavering अपन को दिखाई देती है किसी भी चीज़ की, तो किसके कारण होता है वो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है. और द ट्विंकलिंग, जो मेन उसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन अ सिमिलर फिनोमिना होना मच लार्जर स्केल में जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है. लेट अस सी हाउ. तो अपन को मेन इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ही पढ़ना है, और तो बकवास नहीं करते हुए हम इसी में फोकस मारते हैं. लेट्स फोकस. ऐसे मेरी राइटिंग तो ठीक ही है. तो लिखा हुआ है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. का भी क्वेश्चन है व्हाई डज वी सी ट्विंकलिंग, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में जरूर लिखना, ठीक है, ऑफ स्टारलाइट. ठीक है, द स्टारलाइट ऑन, यहाँ पे द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फियर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली. तो अपनी जो स्टारलाइट रहती है, हॉट एयर कूल एयर सब रहती है ना, तो क्या लिखा है, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ. तो अर्थ में पहुंचने से पहले वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर इन अ मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज होते रहता है हमारे कोल्ड एयर हॉट एयर पार्टिकल्स के, अलग अलग पार्टिकल की वजह से है ना, उसके कारण जो चेंज होता है अभी पढ़े थे हम. नीचे आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल. तो क्या लिखा है, सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल. तो स्टारलाइट को कहाँ बैंड करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है ना. द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन. यानी ये अपरेंट पोजीशन होगी और वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड करता है, तो स्टार की पोजीशन अपन को कुछ अलग दिखाई देती है ना. ठीक है, द स्टार अपीयर स्लाइटली हाइयर. द स्टार कैसा अपीयर करता है अपन को, हाइयर अपीयर करता है देन द एक्चुअल पोजीशन. the star appear higher than actual when the viewed near the horizon. Further, this apparent position of star is not stationary. तो ये भी एक स्टेशनरी नहीं रहता ऐसा कुछ, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली. तो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है. अपन को लगता है कि तारा इधर से उधर हो रहा है, अपन ऐसे सोचते हैं. सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर आर नॉट स्टेशनरी, फिर से वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल कंडीशन अर्थ की स्टेशनरी रहती है, एज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ में जो पढ़ा था हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में. सिंस द स्टार वेरी डिस्टेंस, बहुत दूर है स्टार है ना, मिलियन बिलियंस लाइट ईयर जो भी बोलते हैं दूर है. दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज, पॉइंट क्या दिखते हैं अपन को, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं. एज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट बिकम लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोस ऑन वेरिंग स्लाइटली. तो ये क्या स्लाइटली चेंज होते जाते हैं. तो द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स. तो क्या ये चेंज होते रहता है, तो उसके कारण फ्लिकर होता है, और उसके कारण अपन को द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर और समटाइम क्या दिख रहा है, फेंटर. इसी को क्या कहते हैं हम, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं ना. कभी फेंटर दिख रहा है कभी ब्राइटर दिख रहा है, उसके कारण अपन को ट्विंकलिंग दिखाई देता है. ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल पोजीशन अलग होती है और अपरेंट पोजीशन अलग होती है. ठीक है, अपन को अलग पोजीशन दिखाई देता है. ये याद रखना कि इसका मेन कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है और कुछ नहीं है. ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स, हॉट एयर कूल एयर, सबके कारण रिफ्रैक्शन अलग अलग कारण के कारण हो सकता है. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाई डज द प्लैनेट्स ट्विंकल.
ओ वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। आप सोच रहे हो कि स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं? तो क्या लिखा? प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ। प्लैनेट्स क्या है? अर्थ से ज़्यादा क्लोजर है। एंड थस आर एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ यू कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स विल एवरेज आउट टू 0। तो क्या लिखा हुआ है? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ से बहुत ज़्यादा पास है। एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। तो क्या है वो? एक एक्सटेंडेड सोर्स है। और इफ़ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड सोर्सेस ऑफ लाइट, अगर अपन कंसीडर करेंगे प्लैनेट्स को कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर विल एवरेज आउट टू बी 0। तो जितने भी प्लैनेट्स है उसके अगर हम एवरेज भी निकालेंगे तो कितना होगा वो? उसका जो लाइट एंटरिंग आती है अपने आइस में, वो क्या होगी? 0 होगी। देयर बाय नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी उसमें से कुछ लाइट ही अपन को ऐसे नहीं दिखाई देती है जिसके कारण अपन बोल सके। ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ लाइट सोर्स है ही नहीं। अब यहाँ पे बात हो रही है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, ये अपना ये इंसान खड़ा है अर्थ के ऊपर और ये अपरेंट पोजीशन है और ये वाली है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड, यानी सूरज ढलने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और उगने से 2 मिनट पहले अपन को दिखाई देने लगता है। आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है? ये भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। यानी ट्विंकलिंग बोल दो या फिर ये वाला टॉपिक बोल दो एडवांस सनराइज, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजन बाय द सन। शो ऑफ द फिगर 11.10 जो अपना ये वाला है, क्या शो कर रहे हैं? शो द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू द होरिजन। यानी ये होरिजन में अपन को ये है, अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये अपरेंट पोजीशन इसका ये दिख रहा है। ठीक है, तो अपन किसको देख पा रहे हैं? इसको। और अपन को लग रहा है कि सूरज 2 मिनट पहले उससे उग जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अबाउट कितना है? वो 2 मिनट का टाइम है। द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेना। तो ये किसके कारण हो पाता है? एक्चुअल सेम फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही ये भी होता है। यानी फिगर में ये बना हुआ है, ये अर्थ है, ये ऑब्जर्वर है, इसको अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन ये दिख रहा है और रियल वाला ये रहता है। ठीक है, आगे बात हो रही है वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव्स राइज टू द सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमेना इन नेचर। ठीक है, क्या लिखा? इंटरप्ले ऑफ लाइट, यानी लाइट का इंटरप्ले जो रहता है विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, क्या दे? सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमेना होता है मैंने लाइट के कारण। उनमें से एक है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, है ना? रेडनिंग ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये सब वंडरफुल फिनोमिना है ना? ये सब क्यों हो पाता है? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडिकल पार्टिकल। यानी प्रीवियस क्लास की बात हो रही है, यानी क्लास 9 की बात हो रही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल का होता है, उसके बारे में पढ़े थे, है ना? आप भी पढ़े होगे। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, हाउएवर इफ पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन देयर साइज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिव लार्जर। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन उसको जो देख पाते हैं उसकी बात हो रही। तो उसमें क्या पढ़े थे अपन? कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट पढ़े थे, उसी को हम कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं अब इस साल। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट्स पार्टिकल। ये अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट्स पार्टिकल, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे बना हुआ है। तो दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट है और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है। ठीक है, क्या क्या है? स्मोक, धुआं, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल है जितने भी डस्ट के छोटे छोटे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है ना? कोई भी एयर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अरे अलग अलग एयर है, बहुत है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम, तो क्या लिखा है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। तो जब व्हेन एक लाइट की बीम जो स्ट्राइक करती है इन पार्टिकल को छोटे छोटे,
द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, तो वो बीम विजिबल होने लग जाती है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूज बाय दिस पार्टिकल, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपन को दिखाई देती है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू अ टिंडल इफेक्ट, तो इसी कारण अपन को छोटे छोटे पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो उसी कारण अपन को टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। यू हैव स्टडी इन क्लास 9 द फिनोमेना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, तो ये अपन ने कहा क्लास 9 में भी पढ़ा था और यहाँ पे एक दिया हुआ है। दिस फिनोमेना इज सीन व्हेन देयर इज अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम, यानी एक मान लो स्मोक धुएं से भरा हुआ भरा हुआ एक रूम है, अगर उसमें अपन क्या करेंगे, स्मॉल होल से अगर सनलाइट पास होगी, एंटर स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, थस द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विच, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने देखा ही होगा घर में भी, आपको पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं उससे, अगर धुएं से तो छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं आपको, छोटे छोटे, अगर कहीं से सनलाइट आती है आपके रूम में तो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, आपने देखा होगा, ध्यान देना कभी, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल धूप के टाइम में देखना। देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं देखा है तो भी बताना, मैं फ़ोटो भेजूंगा अगर खींच पाया तो उनकी फ़ोटो DSLR से। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी और अ डेंस फॉरेस्ट, तो टिंडल इफेक्ट कब देख सकते हैं, कोई फॉरेस्ट में अगर पास हो रही है सनलाइट तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ रहते हैं वहाँ पे और जो पास नहीं हो पाती है, और कुछ जो पास हो पाती है वहाँ पे अपन टिंडल इफेक्ट देख पाते हैं। ये द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट मिस्ट स्कैटर लाइट, वहाँ पे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट यानी स्कैटर करते हैं। ठीक है, उसका कलर ऑफ द स्कैटरेड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, तो क्या लिखा है, द कलर ऑफ स्कैटरेड लाइट डिपेंड किस में होती है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, तो साइज उसी के स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज में डिपेंड करती है। तो लिखा है वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल स्कैटर ऑफ वेरियस साइज, क्या लिखा है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली लाइट यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं फाइन पार्टिकल, वो मेनली कौन सा कलर स्कैटर कर पाते हैं, ब्लू कलर, है ना। वाइल पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज स्कैटर, तो पार्टिकल जिसकी साइज बड़ी रहती है वो लॉन्गर वेवलेंथ वालों को स्कैटर करते हैं। ठीक है, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट, और लार्ज इनफ रहेगा तो कैसा कलर दिखाई देगा अपन को, वाइट दिखाई देगा। इसी की बात कर रहे थे। उसके बाद आगे है अपना वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, ब्लू, क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों रहता है, और कभी कभी क्या लिखा है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल, जो अपनी फाइन पार्टिकल की बात कर रहे थे अभी, और मॉलिक्यूल ऑफ एयर की बात की थी जो हमने, इन द एटमॉस्फेयर है साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, तो उनकी साइज कैसे रहती है, छोटी रहती है वेवलेंथ ऑफ लाइट की, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की बोल सकते हैं फिर। ठीक है, these are small effective in they are more effective in scattering of shorter wavelength at the blue and that light of longer wavelength at the red end। ठीक है, तो यानी छोटे वाले वो ब्लू वाले को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, यानी ब्लू लाइट की जो छोटी वेवलेंथ रहती है और रेड की थोड़ी 1.8 टाइम्स ज़्यादा रहती है। Thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particle in air scatter the blue color shorter wavelength, तो यानी कि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो किसको पहले स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को करते हैं जो कि शॉर्टर वेवलेंथ का रहता है ना, ज़्यादा उसी को करते हैं, मोर स्ट्रांगली उसी को करते हैं देन रेड, है ना। उसके लिखा है द स्कैटर्ड ब्लू कलर एंटर अवर आइस, तो यही जो ब्लू कलर स्कैटर होता है वो अपनी आइस में आता है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर नॉट हैव बीन स्कैटर्ड, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं रहता ऐसा तो अपन को कोई भी कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, थस देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो स्काई कौन से कलर का रहती है, तब डार्क या तो ब्लैक रहती पूरी या तो डार्क एकदम ब्लू रहती है, एकदम डार्क, है ना। द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, यानी जो स्काई रहती है वो जो पैसेंजर्स को रहती है वो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं तो उनको कौन से कलर की दिखाई देती है, डार्क दिखती है, यानी डार्क ब्लू टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, नीचे आते आते अपन को ब्लू दिखाई देती है, अगर ना ऊपर चले जाएगी तो फिर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच है, वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती, यानी दूर से ट्रैवल करना पड़ता है इसको स्कैटर पार्टिकल्स को पूरा। उसके बाद लिखा है यू माइट दैट डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, डू यू नो वाई, क्यों रहता है वो, जो कि द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग स्मोक, यानी फॉग या हो गया या स्मोक हो गया उससे वो स्कैटर कम होते हैं रेड कलर,
ठीक है, क्यों नहीं हो पाते? जो कि उसकी लॉन्गर वेवलेंथ रहती है, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन अ सेम कलर एट अ डिस्टेंस, यानी उसको अपन दूर से भी दिखने में पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। आगे है हमारा ये चैप्टर का लगभग आखिरी टॉपिक बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे बकवास सी एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी, आई हेट एक्टिविटीज। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो यहाँ पे लिखा है, हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट द सनसेट, और वो ये कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वालों सबने देखा है। तो आगे बात करते हैं, हैव यू वंडर्ड एस वाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड। तो ऐसा क्यों हो जाता है, रेड कलर क्यों हो जाता है? लेट अस डू नॉट डू एक्टिविटी नहीं है, डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनराइज। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये इतना दिमाग लगाने से अच्छा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन्स लिया हुआ है, यहाँ से लाइट ट्रेवल हो रही है, यहाँ पे इनको पैक कर लिया और यहाँ से फिर अलग करके एक स्क्रीन है ये शायद। तो यहाँ स्क्रीन में भी, स्क्रीन जिसको बोले हैं उसमें भी क्या लगा दिया, एक होल कर दिया। तो क्या लिखा है, यू विल फाइंड मैक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 minutes। ठीक है, तो क्या पास करा है यहाँ पे लिखा होगा इसमें, यहाँ पढ़ लेते पहले हम। लेंस पलर थ्रू अ बीम ऑफ लाइट, अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल, प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट की अपन सोर्स लगा दिए। अच्छा, तो ये वाटर टैंक लिया अपन एक ठोक, उसमें एक वाटर टैंक में क्या है, 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को डाले हैं। अबाउट 2 लीटर वाटर में 200 ग्राम डाल के रखें, और उसी के कारण हो पा रहा है ये। ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड भी डालें, डाइल्यूट धीरे धीरे डालना है, डाइल्यूट करके, ऐसा नहीं कि पूरा डाल दिया। आप लोग करके मत देखना वैसे सब। यू विल फाइंड मैक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेटिंग अबाउट 2 तो वहाँ पे फाइंड सल्फर पार्टिकल दिखाई देगा। सल्फर पार्टिकल बीइंग एज द सल्फर, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? As the sulfur particle begin to form, you can observe the blue light from the 3 side of the glass tank। तो 3 साइड से अपन को क्या दिखाई देगा, ब्लू लाइट। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय मिनट कोलाइडेगल सल्फर पार्टिकल, यानी सल्फर पार्टिकल के कारण जो अपन को ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की जो रहती है वो दिखाई देगी। ठीक है, यानी अभी अभी जो अपन ने बात की थी ऊपर में, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ पहले स्कैटर होती है इस टाइप का। ठीक है, observe the color of the transmitted light from the fourth side of a glass tank facing the circle। It is interesting हो जाता है, फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड द ब्राइट इमिशन ऑफ। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसको 3 साइड से तो अपन को वही दिख रहा है, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन अपन को दिखाई देगा। ठीक है, यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा था। या फिर टिंडल इफेक्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन में डायरेक्टली अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक है अपने, अगर अपन यहाँ पे वाइट लाइट का सोर्स पास करेंगे या टॉर्च से अगर यहाँ पे मिल्क रख देंगे, तो मिल्क को या ऊपर से देखेंगे तो वो कौन से कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये सिंपल सा है एक एक्सपेरिमेंट, इसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई। तो ये एक्टिविटी से भी हमें ब्लूइश कलर ऑफ स्काई के बारे में हम बता सकते हैं, और रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट भी बता सकते हैं, है ना। वो कैसे होगा, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आई। तो क्या लिखा, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन, जब वो नियर द हॉरिजन रहेगा, पासेस थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस in the earth atmosphere before reaching our eye. However, light from the sun overhead would have traveled shorter distance. At noon, the sun appear white as only a little of the blue and violet color are scattered। तो पूरा कलर स्कैटर होकर अपन को ब्लू दिखाई देता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द, नियर हॉरिजन जो पास से रहता है, तो नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट आर शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल। तो ब्लू लाइट जब नियर द हॉरिजन रहता है तो वो स्कैटर हो जाते हैं, स्कैटर वेव, देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आईज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो उसके कारण अपन को कौन सी लॉन्गर वेवलेंथ दिखाई देते हैं, और वो लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी रहती है, रेडिश कलर या ऑरेंजिश, ऑरेंज बोल सकते हैं, वो टाइप की कलर रहती है। ठीक है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की रहती है अपन के, जब ये पास में रहते हैं सन, ठीक है, और जब दूर चले जाते हैं तो ज़्यादा टाइम मिलता है स्कैटर करने का, तो ब्लू कलर अपन को दिखाई देता है। ठीक है,
बस यही है कि क्या होता है यहाँ पे, जब सन यहाँ पे रहता है तो स्कैटर कौन सा होता है, रेड वाला हो जाता है। और जब सन नून में, जब एकदम तेज तड़कती धूप निकल रही है, जब सन ऊपर में रहता है, तो क्या अपन को ब्लू कलर दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे लॉन्ग शॉर्टर वेव, जो अपनी वेवलेंथ वाली लाइट रहती है वो स्कैटर हो पाती है। शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जो रहती है वो स्कैटर हो पाती है। ठीक है, तो इसी के कारण अपन को ये कौन सा टॉपिक था, वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, या फिर रेडिश कलर ऑफ द स्काई भी बोल सकते हैं अपन, वो क्यों होता है, अपन ने इस टॉपिक में उसी को पढ़ा। ठीक है, यानी ये भी किसके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके कारण, वेवलेंथ पे ही डिपेंड करता है पूरा, या फिर ये टिंडल इफेक्ट वाला जो अपन पढ़ रहे थे, है ना। तो क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख सकते हैं सबको। अब ये जो पढ़े हैं व्हाट यू हैव लर्न, ये तो आपने सब चीज़ पढ़ लिया, एक एक चीज़ को किसी को नहीं छोड़ा आपने। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए आपको, आप कर लेना इनको। ठीक है, अब आगे है एक्सरसाइज। तो आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाऊँ, अलग से बनाऊँगा मैं, इसमें नहीं, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहेंगे तब। तो आपने आज हमने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इतना सारा वीडियो देख लिया, अब सब्सक्राइब तो करना बनता ही चाहे। तो आज हमने आइज़ के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा पावर ऑफ एक्टिवेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और ये हमने नहीं पढ़ा, ये जो कि काम का नहीं था। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा, है ना, ये घटिया सी एक्टिविटी थी एक, छी छी। उसके बाद ये डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, और ये एक्टिविटी थी ठीक ठाक थी ये थोड़ी, बस इतनी भी घटिया नहीं थी। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई डू प्लैनेट डू नॉट इक्वल, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, और ये वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, और कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब पढ़ा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये है हमारा फुल वीडियो था, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।